हेलो बच्चों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि छोटे छोटे जनपदों ने किस तरह बड़े महाजनपदों का रूप धारण किया था। आज हम उसमें से ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह उसने अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने में सम्मिलित करके और किस तरह वो शक्तिशाली महाजनपद बना। आज हम मगध साम्राज्य के उदय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसमें पूछे गए जो प्रीवियस एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं उसे भी हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार में स्थित मगध साम्राज्य प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व शक्तिशाली राज्य था। मगध के शक्तिशाली होने का कारण इसकी सामरिक स्थिति थी। इसके उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा नदी व पश्चिम में सोन नदी बहती थी। मगध के शक्तिशाली होने का कारण ये भी था कि ये तीन तरफ तो नदियों से घिरा हुआ था, एक तरफ ये विंध्य पर्वत से घिरा हुआ था, जिससे ये बाह्य आक्रमण से सुरक्षित था। मगध में लोहे के समृद्ध भंडार थे। इससे मगध के शासक अच्छे हथियार तैयार कर सके जो उनके विरोधियों को सुलभ भी नहीं थे। मगध की इस समृद्धि ने ही साम्राज्यवाद की भावना को प्रबल बनाया। मगध साम्राज्य में तीन राजवंश हुए हैं: हर्यक वंश, शिशुनाग राजवंश व नंद वंश। जो हर्यक वंश है उसका टाइम पीरियड 544 ईस्वी से 412 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग राजवंश का जो टाइम पीरियड है वो 412 से 344 ईसा पूर्व तक था। जो नंद वंश था उसका जो टाइम पीरियड है वो 344 से 324 ईसा पूर्व था। हर्यक वंश में बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन व नागदशक शासक हुए थे। शिशुनाग वंश में शिशुनाग व कालाशोक शासक थे। नंद वंश में महानंदीन, महापद्मनंद व घनानंद ये तीन शासक हुए हैं। अब हम हर्यक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध में प्रारंभिक राजवंश वृद्धर्त वंश की स्थापना वृद्धर्त ने की थी। वृद्धर्त के पुत्र जरासंध ने ग्रीव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। वृद्धर्त वंश का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। बिंबसार 540 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबसार था। बिंबसार एक महत्वाकांक्षी शासक था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने विस्तारवादी नीति का अनुकरण किया। सर्वप्रथम बिंबसार ने अपने समय के प्रमुख राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। जो बिंबसार था ये एक साम्राज्यवादी शासक था। इसने सिंहासन पर बैठते ही जितने भी अपने आसपास के जो इनके क्षेत्र थे उससे या तो वैवाहिक संबंध स्थापित करे या मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करे। बिंबसार ने तीन विवाह किए थे, जिससे जो वहाँ के जो आसपास के जनपद थे उसके फेवर में हो गए थे, और जिनसे उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करे थे वो राजा भी उसके फेवर में थे, जिससे उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। बिंबसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में मिले क्षेत्र को अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबसार ने 3 विवाह किए। इन वैवाहिक संबंधों में तत्कालीन राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पहला विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री व चेलना से किया। इस विवाह से राज्य मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई। लक्ष्मी गणराज्य के लोग रात में मगध साम्राज्य पर अटैक करते थे और यहाँ लूटपाट करते थे। इस विवाह से वह भी शांत हो गए और ये उत्तरी सीमा भी सुरक्षित हो गई। दूसरा विवाह
कौशल नरेश की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से किया। इस विवाह में बिंबिसार को काशी प्रांत प्राप्त हुआ, जिससे साम्राज्य का विस्तार हुआ। प्रसेनजीत ने दहेज के रूप में काशी बिंबिसार को दे दिया, जिससे उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। बिंबिसार ने तीसरा विवाह मद्र देश कुरु के पास की राजकुमारी क्षेमा से किया। इससे मद्रों का सहयोग व समर्थन बिंबिसार को प्राप्त हुआ। बिंबिसार ने कई राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए। बिंबिसार ने अवंती के शक्तिशाली राजा प्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। बिंबिसार ने राजा प्रद्योत को पांडुरोग से ग्रसित हो जाने पर अपने राज्य के वैद्य जीवक को उसके दरबार में भेजा। बिंबिसार ने सिंध के शासक रुद्रायन तथा गंधार के शासक पुक्कुसाती के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। विवाह व मैत्री संबंधों के द्वारा उसने अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया, अपना साम्राज्य विस्तार का कार्य आरंभ किया। जो बिंबिसार ने इन राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, जब कोई बाह्य आक्रमण होता था तो ये राजा अपनी सेना भेजते थे, जिससे बिंबिसार की सेना की सहायता होती थी। बिंबिसार ने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण कर उसे जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया। बिंबिसार का पड़ोसी राज्य था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने चंपा का अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया, वारसराय नियुक्त किया था। बुद्धघोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे तथा उसका विस्तार 300 लीग तक था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र व संरक्षक था। बुद्ध से मिलने पर बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा वेल्लुवन नामक उपवन बुद्ध को प्रदान किया था। बिंबिसार सभी धर्म का सम्मान करता था। स्वयं बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी जैन व ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से पता चलता है कि उसके पुत्र राजा अजातशत्रु ने उसे बंदी बना लिया और भीषण यातनाएं देकर उसकी हत्या करवा दी। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशला देवी भी दुख के कारण मृत्यु हो गई। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशला देवी की भी दुख के कारण मृत्यु हो गई थी, जिससे कौशल नरेश प्रसेनजीत इस बात से क्रुद्ध हो गया और काशी पर उसने पुनः अपने अधिकार में ले लिया। इसी कारणवश कौशल व मगध के बीच संघर्ष बढ़ गया। बिंबिसार के टाइम पर जो काशी था वो मगध साम्राज्य का हिस्सा था, पर जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, धोखे से उसे मार दिया, तो जो प्रसेनजीत था जिसने वह काशी दिया था उसने वापस ले लिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। 2 युद्ध होने के बाद दोनों में संधि हो गई। इसके बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। काशी को अंतिम रूप से अजातशत्रु ने अपने राज्य मगध में मिला लिया। काशी के ऊपर अजातशत्रु का अधिकार हो गया। अजातशत्रु का बज्जी संघ से संघर्ष हुआ। वैशाली बज्जी संघ का प्रमुख था। यहाँ का शासक चेटक था। बज्जी संघ शक्तिशाली संघ, जिसे तोड़ने के लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को भेजा। वत्सकार ने बज्जी संघ में फूट डाल दी, जिससे बज्जी संघ टूट गया। अजातशत्रु ने बड़ी सेना लेकर लिच्छवियों पर आक्रमण किया। इस युद्ध में पहली बार रथ, मूसल व महाशिला कटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया गया। रथ मूसल एक प्रकार का आधुनिक टैंक था, जिससे कई लोग मारे गए थे, और महाशिला
कटक एक शिला प्रेक्षापास्त्र था जिसे पत्थरों की मार की जाती थी। मतलब ये भाला, बड़ा भाला नुमा होता था, इससे पत्थर फेंके जाते थे। जब आक्रमण होता था तो शत्रु सेना पर इससे पत्थर फेंके जाते थे। और पहली बार इस युद्ध में ये दो जो हथियार है उनका प्रयोग हुआ था। एक था आपका रथमूसल, दूसरा था महाशिला कटक। इस युद्ध में लिच्छवियों की हार हुई। लिच्छवियों का भूभाग मगध राज्य में मिला लिया गया, जिससे मगध राज्य की सीमा हिमालय की तलहटी तक फैल गई। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया। अब मगध राज्य का साम्राज्य विस्तार ज़्यादा हो गया। अब हिमालय तक मगध राज्य की सीमा फैल गई थी। बज्जी संघ को जीतने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ को भी पराजित किया। मल्ल को जीतकर मगध में मिला दिया गया, जिससे मगध का साम्राज्य विस्तार हुआ। अजातशत्रु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह वत्स्य के राजकुमार उदयन के साथ किया, जिसे वत्स्य व मगध का मित्र राज्य बन गया। अजातशत्रु पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में वह बौद्ध धर्म को मानने लगा। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु गौतम बुद्ध के समकालीन था और इसी के टाइम पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो पिटकों सूत पिटक व विनय पिटक में विभाजित हो गया था। अजातशत्रु का उसके पुत्र उदयन ने वध किया और स्वयं शासक बन गया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट है उदयन। उदयन का टाइम पीरियड 460 से 440 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। अपने पिता की हत्या करने के कारण बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार वह पितृभक्त था। अजातशत्रु के समय उदयन चंपा का वारसराय था। पिता की मृत्यु के बाद अमात्यों तथा कुलीनों ने उससे राजा नियुक्त किया। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, क्योंकि पाटलिपुत्र से बज्जियों पर भी नजर रखना आसान था। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एक जैन चैत्य गृह का निर्माण कराया। उदयन नियमित रूप से व्रत करता था। वह नियमित रूप से जैन आचार्यों का उपदेश सुनता था। एक दिन वह रोज की भांति उपदेश सुन रहा था, तभी किसी ने अचानक चाकू से उसकी हत्या कर दी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। यह तीनों उदयन के पुत्र थे। यह शासक अत्यंत निर्बल व विलासी थे, जिससे मगध का साम्राज्य में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। जनता के द्वारा इन शासकों को शासन से हटाकर शिशुनाग नामक योग्य अमात्य को राजा बना दिया गया। अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड 412 से 340 ईसा पूर्व था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। पुराणों में शिशुनाग को क्षत्रिय कहा गया है। यह एक शक्तिशाली शासक था। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया, जिससे मगध की पश्चिमी सीमा मालवा तक जा पहुंची। अवंती पर विजय प्राप्त करने से मगध का वत्स्य पर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वत्स्य अवंती के अधीन था। इन विजयों के बाद मगध का भूभाग क्षेत्र बढ़ गया। अब उत्तर भारत में भी कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा था, जिससे मगध का साम्राज्य विस्तृत या शक्तिशाली हो गया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और वहां से बज्जियों पर नियंत्रण करना आसान था।
नेक्स्ट है कालाशोक। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक शासक बना। पुराणों में इसे काकवण कहा जाता है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाया। इसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, स्थविर व महासंघिक। स्थविर परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले को स्थविर कहा गया। महासंघिक जिन लोगों ने बौद्ध धर्म के कुछ नए नियम को समाविष्ट कर लिया वे महासंघिक कहलाए। स्थविर संप्रदाय से हीनयान व महासंघिक से महायान की उत्पत्ति हुई। महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या कर दी। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महानंदी, जिसे नंदीवर्धन कहा जाता है, ने शासन किया। यह शिशुनाग वंश का अंतिम शासन था। नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की शुरुआत हुई। अब हम नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद को कहा जाता है। महाबौद्धि वंश में महापद्मनंद का नाम उग्रसेन मिलता है। महापद्मनंद अभी तक मगध के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था। महापद्मनंद ने सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला व दूसरे परशुराम की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि धारण की तथा कलिंग विजय के उपलक्ष्य में एक नहर का निर्माण कराया, जिसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। महापद्मनंद ने कलिंग, सूरसेन, पुरु, मिथिला, अस्मक, पांचाल, काशी है राज्यों पर विजय प्राप्त की। इन विजयों के बाद मगध एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। व्याकरण आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। उन्होंने पाटलिपुत्र में रहकर शिक्षा प्राप्त की। महापद्मनंद की मृत्यु के बाद घनानंद शासक बना। नेक्स्ट है घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। यह अत्यंत क्रूर शासक था। इसके दरबार में महान विद्वान चाणक्य निवास करते थे, परंतु घनानंद ने चाणक्य को घोर अपमानित कर राज्य से निकाल दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया और मगध पर नए राजवंश मौर्य राजवंश का उदय हुआ। नंद शासक जैन मत के समर्थक थे। घनानंद के जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूलभद्र थे। कात्यायन, भरूची उपवर्ष विद्वान नंद वंश में निवास करते थे। कर्टियस के अनुसार घनानंद के पास 20,000 अश्वरोही, 2 लाख पैदल, 2,000 रथ व 3,000 हाथी थे। भद्रसाल घनानंद का सेनापति था। अब हम इसके बाद जितने भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आंसर, अथर्ववेद में। किसने मगध राज्य को संतुष्ट करने के लिए अपनी बहन महाकौशला का विवाह बिंबसार से किया था? आंसर, प्रसेनजित। किसकी मृत्यु के बाद कौशल साम्राज्य को मगध में विलय कर लिया गया? आंसर, विदर्भ। बौद्ध पुरोहित महाचयन के प्रभाव से बौद्ध बन गया? आंसर, प्रद्योत। बिंबसार कालीन बौहारिक समकक्ष थे? आंसर, न्यायाधीश। बिंबसार के टाइम पे जो बौहारिक थे वो न्यायाधीश कहलाते थे। किसने अपना प्रसिद्ध हाथी, 6 बग और 18 लड़ियों वाले हीरे का हार हल व बेहल को दिया? आंसर, बिंबसार। मगध और वैशाली के बीच हुए युद्ध में प्रयुक्त महाशिला कटक क्या था? आंसर, पत्थर फेंकने वाली मशीन। महाशिला कटक एक पत्थर फेंकने वाली मशीन थी। नेक्स्ट, यूनानी लेखकों ने अर्गमीज किसे कहा है? आंसर, घनानंद को।
नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? आंसर कालाशोक। नेक्स्ट, महापदम नंद ने किस मंत्री की सहायता से समस्त क्षत्रियों का नाश किया? आंसर कल्पक। नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर नागदशक। नेक्स्ट, बिंबसार के काल में गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लगान वसूली करने का काम करते थे? आंसर ग्राम भोजक। नेक्स्ट, कथा सरित सागर से सूचना मिलती है कि नंदों के पास स्वर्ण मुद्राएं थी? आंसर 11 करोड़। नंदवंश इस टाइम का सबसे रिच राजवंश था। इसके पास अथाह संपत्ति थी। इसके पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। नेक्स्ट, दीक्षारण किसका मंत्री था? आंसर प्रसेनजीत का। नेक्स्ट, काशी किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर वस्त्र उद्योग के लिए। नेक्स्ट, अपने पिता का वध कर शासक बना और उसका वध उसके ही पुत्र के हाथों हुआ? आंसर अजातशत्रु। अजातशत्रु ऐसा शासक था जिसने अपने पिता बिंबसार की हत्या करी और बाद में सिंहासन के लिए इसके पुत्र उदयन ने ही इसकी हत्या करके स्वयं शासक बन गया। नेक्स्ट, प्रख्यात व्याकरण आचार्य पाणिनि ने शिक्षा ग्रहण की थी? आंसर पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, घनानंद का वध किसने किया? आंसर चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? आंसर उदयन ने। नेक्स्ट, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह किससे कराया? आंसर अजातशत्रु से। नेक्स्ट, किसके विषय में टर्नर ने बौद्ध अनुश्रुतियों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उसने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत में छुपाकर रखी थी? आंसर घनानंद। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? आंसर अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट, मगध नरेश बिंबसार ने किसके रोग का निदान करने के लिए एक वैद्य जीवक को भेजा था? आंसर प्रद्योत। राजा प्रद्योत थे, उन्हें पीलिया रोग हो गया था। उसका निदान करने के लिए बिंबसार ने अपने ही राजवैद्य जीवक को उनके दरबार में भेजा था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ? आंसर अजातशत्रु। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इनके ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अंग को मगध राज्य में विलय किया? आंसर बिंबसार ने। नेक्स्ट, किसने काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किया? आंसर अजातशत्रु ने। किसने अवंती को मगध राज्य में मिलाया? आंसर शिशुनाग ने। नेक्स्ट, महापदम नंद द्वारा कलिंग विजय की पुष्टि करता है? आंसर हाथी गुम्फा अभिलेख। ये खारवेल का अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इससे ही पुष्टि होती है कि महापदम नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? आंसर मौर्य राजवंश। नेक्स्ट, उग्रसेन किसका उपनाम था? आंसर महापदम नंद। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ वंश है। फर्स्ट है बिंबसार। बिंबसार हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट है कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, महापदम नंद। महापदम नंद नंद वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट, वृद्धर्त राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? आंसर जरासंध। नेक्स्ट, बिंबसार किस धर्म का अनुयायी था? आंसर बौद्ध धर्म। नेक्स्ट,
किस शासक ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? आंसर शिशुनाग। नेक्स्ट, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? आंसर अजातशत्रु। नेक्स्ट, पटना का प्राचीन नाम क्या था? आंसर पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, बिंबिसार ने मद्र देश की किस राजकुमारी से विवाह किया? आंसर क्षेमा। नेक्स्ट, भारत का पहला शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की थी? आंसर बिंबिसार। नेक्स्ट, मगध की राजधानी वैशाली को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? आंसर कालाशोक। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर नंदीवर्धन। नेक्स्ट, किस राजवंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता था? आंसर हर्यक वंश को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट, किसने गौतम बुद्ध को वेल्लुवन नामक उद्यान दान में दिया? आंसर बिंबिसार। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? आंसर घनानंद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।